दोस्तों, यह कहानी भारत की उस सरहद की है जहां हवा भी पूछ कर गुजरती है। राजस्थान का वो रेतीला इलाका जहां दिन में सूरज आग बरसाता है और रात को ठंड हड्डियों को जमा देती है। लेकिन इन सबसे ज्यादा खतरनाक है वो कोहरा, वो धुंध जो सर्दियों की रात में दुश्मन बनकर आता है, क्योंकि उसी धुंध की आड़ में सरहद पार से वो लोग आते हैं जो हमारे देश की शांति को आग लगाना चाहते हैं। आज की कहानी किसी बड़े वैज्ञानिक की नहीं, न ही किसी बड़े शहर के पढ़े लिखे इंजीनियर की है। यह कहानी है एक 15 साल के उस लड़के की जिसके तन पर कपड़े भले ही फटे थे, लेकिन जिसके सीने में हिंदुस्तान धड़कता था। वो लड़का जिसे पूरा गांव पागल कहता था, कबाड़ी कहता था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह पागल लड़का एक दिन वो कर दिखाएगा जो बड़ी बड़ी मशीनें नहीं कर पाईं। कहानी शुरू होती है जैसलमेर के पास एक छोटे से गांव रामगढ़ से। गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। छत से बारिश का पानी टपकता था और दीवारों की ईंटें दिखाई देती थीं। इसी घर में रहता था 15 साल का राजू और उसकी बूढ़ी दादी। राजू के पिता लांस नायक विक्रम सिंह कारगिल की लड़ाई में देश के लिए शहीद हो चुके थे। पिता के जाने के बाद मां भी सदमे में चल बसी। अब राजू के लिए उसकी दादी ही सब कुछ थी और दादी के लिए राजू ही उसकी दुनिया था। गांव के लोग राजू को अजीब समझते थे। सुबह होते ही जब गांव के बाकी बच्चे स्कूल जाते या खेतों में खेलने जाते, राजू अपनी पुरानी साइकिल पर एक बड़ा सा थैला टांग कर निकल पड़ता। उसकी नजरें जमीन पर होती थी। कहीं कोई पुराना तार मिल जाए, कोई टूटी हुई रेडियो की मशीन, कोई खराब मोबाइल की बैटरी या फेंका हुआ खिलौना, वो हर चीज को ऐसे उठाता जैसे कोई हीरा मिल गया हो। गांव के चाय की दुकान पर बैठे लोग उसे देखकर हंसते थे। अरे देखो देखो, वो आ गया फौजियों का बेटा। बाप ने बंदूक चलाई और बेटा कचरा बीन रहा है। कोई कहता, अरे यह तो पागल हो गया है, दिन भर कबाड़ जमा करता है और रात भर ठुक ठुक करता रहता है, न जाने क्या बनाता है। राजू सब सुनता था, उसका दिल दुखता था, लेकिन वो कभी पलट कर जवाब नहीं देता था। वो चुपचाप अपना थैला उठाता और आगे बढ़ जाता, क्योंकि उसके दिमाग में एक धुन सवार थी, एक ऐसा सपना जो उसे सोने नहीं देता था। घर आकर वो सारा कबाड़ अपनी छोटी सी मेज पर फैला देता। दादी, जिनकी आंखों की रोशनी अब लगभग जा चुकी थी, लाठी टेकते हुए उसके पास आती। बेटा राजू, कब तक ये सब करेगा? लोग बातें बनाते हैं, मेरा कलेजा फटता है जब कोई तुझे पागल कहता है। तू कोई छोटा मोटा काम क्यों नहीं कर लेता? राजू दादी का हाथ अपने हाथों में लेता और बड़े प्यार से कहता, दादी, यह कबाड़ नहीं है, यह मेरा खजाना है। बाबूजी कहते थे ना कि एक फौजी कभी हार नहीं मानता। मैं भी फौजी हूं दादी, बस मेरा हथियार अलग है। तुम देखना, एक दिन मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा कि पूरा गांव नहीं पूरा देश बाबूजी का नाम याद रखेगा। दादी की आंखों से आंसू बह निकलते। वो अपने बेटे की वर्दी को संदूक से निकालकर सहलाती और सोचती कि काश उनका बेटा जिंदा होता तो आज पोते को यह दिन न देखना पड़ता। गरीबी ऐसी थी कि कई बार घर में चूल्हा नहीं जलता था। राजू दिन में लोगों के खेतों में काम करता, कुएं से पानी भरता, ताकि दादी के लिए दवाई और 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो सके। लेकिन रात होते ही वो फिर अपने मिशन में लग जाता। उन दिनों सरहद पर तनाव बहुत बढ़ गया था। आए दिन गोलीबारी की खबरें आती थीं। गांव के लोग डरे हुए थे। फौजी गाड़ियों का आना जाना लगा रहता था। राजू अक्सर छुपकर फौजियों की बातें सुनता था। एक शाम चाय की दुकान पर 2 फौजी चाय पी रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता थी। एक फौजी ने कहा, यार, यह कोहरा हमारी सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है। कल रात भी घुसपैठ की कोशिश हुई थी। थर्मल कैमरा भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। उस घनी धुंध में कुछ दिखाई ही नहीं देता। अगर दुश्मन पास आ जाए तो पता भी नहीं चलता। दूसरे फौजी ने गहरी सांस ली। हाँ भाई, मेजर साहब भी परेशान हैं। ऊपर से ऑर्डर सख्त हैं। हमें हर हाल में घुसपैठ रोकनी है, लेकिन भगवान ने यह कोहरा जैसे दुश्मनों की मदद के लिए ही भेजा है। काश हमारे पास कोई ऐसी तीसरी आंख होती जो इस सफेद चादर के आर पार देख पाती। कोने में खड़ा राजू यह सब सुन रहा था। तीसरी आंख, यह शब्द उसके दिमाग में गूंजने लगा। उसने अपने शहीद पिता की तस्वीर को याद किया। उसे याद आया कि कैसे एक चिट्ठी में उसके पिता ने लिखा था, बेटा, दुश्मन से ज्यादा खतरनाक वो अंधेरा होता है जिसमें दुश्मन छुपा होता है। राजू समझ गया कि उसे क्या करना है। उसे वो आंख बनानी है। उसे अपने देश के जवानों को वो रोशनी देनी है जिससे वो अंधेरे में भी देख सके। राजू दौड़ता हुआ घर गया। उसने अपने जमा किए हुए सारे कबाड़ को जमीन पर उलट दिया। उसके पास क्या था? एक पुराना ड्रोन कैमरा जो किसी पर्यटक का गिरकर टूट गया था और उसने उसे कूड़ेदान से उठाया था। एक खराब डीवीडी प्लेयर का लेजर, कुछ पुरानी मोबाइल की बैटरियां और ढेर सारे तार।
सामान देखकर कोई भी कह देता कि इससे खिलौना भी नहीं बन सकता, लेकिन राजू की आंखों में वो चमक थी जो हार मानने वालों की नहीं होती। उसने जुगाड़ करना शुरू किया। भारत का वही देसी जुगाड़ जिसने दुनिया को हैरान किया है। उसने सोचा कि अगर वो साधारण कैमरे के साथ इंफ्रारेड सेंसर, जो उसने एक पुराने टीवी रिमोट से निकाला था, और कुछ खास लेंस जोड़ दे, तो शायद वो धुंध को काट सके। विज्ञान की किताबों में उसने जो पढ़ा था और अपने अनुभव से जो सीखा था, आज सब दांव पर लगा था। रातें बीतती गईं। गांव सो जाता, लेकिन राजू की झोपड़ी में एक दिया जलता रहता। कई बार उसके हाथ जलते, कई बार सर्किट शॉर्ट हो जाता और पूरी मेहनत बेकार हो जाती। एक रात भूख के मारे राजू का पेट दर्द कर रहा था। घर में खाने को सिर्फ एक सूखी रोटी थी। दादी ने वो रोटी राजू की तरफ बढ़ाई। खा ले बेटा, तूने कल से कुछ नहीं खाया। राजू ने रोटी के 2 टुकड़े किए। आधी तुम खाओ दादी, तभी मैं खाऊंगा। उस आधी रोटी को खाकर राजू ने फिर पचका स्क्रू ड्राइवर उठाया। उसकी उंगलियों में छाले पड़ गए थे, आंखों के नीचे काले घेरे थे, लेकिन जुनून ऐसा था कि थकान का नामो निशान नहीं था। करीब 10 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद उसके सामने एक अजीब सी मशीन रखी थी। वो न तो पूरी तरह ड्रोन लग रहा था, न ही कोई हवाई जहाज। वो प्लास्टिक की बोतलों, एल्यूमिनियम की पट्टियों और तारों का एक ढांचा था, देखने में बिल्कुल भद्दा। अगर कोई देखता तो हंस पड़ता, लेकिन राजू जानता था कि इसके अंदर का दिल, वो सर्किट, उसने कितनी बारीकी से बनाया है। अब बारी थी इम्तिहान की। पूस की रात थी। बाहर घना कोहरा छाया हुआ था। हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। राजू ने अपनी मशीन उठाई और चुपचाप घर से निकला। वो गांव के बाहर उस टीले पर गया जहां से सरहद की तारबंदी दिखाई देती थी। उसने कांपते हाथों से मशीन का बटन दबाया। मशीन के पंखे घूमे, घर रर, और फिर बंद हो गए। राजू का दिल बैठ गया। उसने फिर कोशिश की, फिर वही हुआ। हे भगवान, मेरी मदद कर। यह मेरे लिए नहीं, मेरे देश के लिए है। राजू ने आसमान की तरफ देखकर प्रार्थना की। उसने तारों को थोड़ा हिलाया, कनेक्शन ठीक किया और फिर बटन दबाया। इस बार पंखे तेजी से घूमे और वो अजीब सी मशीन हवा में उड़ गई। राजू ने अपनी कलाई पर बंधे एक पुराने स्मार्टफोन की स्क्रीन पर देखा, जिसे उसने इस मशीन से जोड़ा था। स्क्रीन पर पहले झिलमिलाहट हुई, फिर धीरे धीरे एक तस्वीर उभरने लगी। राजू की सांसें थम गईं। नंगी आंखों से जहां सिर्फ सफेद धुंध दिख रही थी, स्क्रीन पर उसे साफ साफ हरे रंग की आकृतियां दिखाई दे रही थी। वो देख सकता था कि टीले के नीचे एक सियार चल रहा है। वो देख सकता था कि दूर पेड़ पर एक उल्लू बैठा है। उसकी मशीन काम कर रही थी। उसने कबाड़ से एक ऐसा नाइट विजन ड्रोन बना लिया था जो कोहरे को चीरकर गर्मी हीट सिग्नेचर को पकड़ सकता था। राजू खुशी से झूम उठा। वो चिल्लाना चाहता था, नाचना चाहता था। उसने कर दिखाया था। वो मशीन को नीचे उतारा और सीने से लगा लिया। बाबूजी, देखो, मैंने बना दिया। अब कोई दुश्मन छुप कर नहीं आ पाएगा। वो भागता हुआ घर गया। दादी, दादी, उठो, मेरा आविष्कार काम कर गया। अब मैं ये फौजियों को दूंगा। मेजर साहब खुश हो जाएंगे। वो मुझे शाबाशी देंगे। शायद वो मुझे फौज में भर्ती भी कर लें। दादी ने नींद में ही उसके सिर पर हाथ फेरा। झुक झुक जियो मेरे लाल। लेकिन बेटा, बड़े लोग हैं वो। क्या वो हम गरीबों की बात सुनेंगे? क्यों नहीं सुनेंगे दादी? ये देश के काम की चीज है। तुम देखना, कल सुबह ही मैं कैंप जाऊंगा। राजू को पूरी रात नींद नहीं आई। वो बस सुबह होने का इंतजार करता रहा। उसे नहीं पता था कि उसका असली इम्तिहान मशीन बनाना नहीं, बल्कि दुनिया को यकीन दिलाना होगा। उसे नहीं पता था कि जिस सरहद की रक्षा के लिए उसने यह बनाया है, वहां तक पहुंचना ही अपने आप में एक जंग होगी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही राजू तैयार हो गया। उसने अपने सबसे साफ कपड़े पहने, जो फिर भी जगह जगह से रफू किए हुए थे। मशीन को एक पुराने बोरे में लपेटा ताकि कोई देख न ले, और निकल पड़ा आर्मी कैंप की तरफ। उसके कदमों में एक अलग ही जोश था। आज वो कबाड़ी नहीं था, आज वो एक आविष्कारक था। राजू आर्मी कैंप के बड़े लोहे के गेट के पास पहुंचा। वहां संतरी गार्ड बंदूक ताने खड़ा था। राजू का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। साहब, मुझे मेजर साहब से मिलना है, राजू ने अपनी मासूम आवाज में कहा। संतरी ने ऊपर से नीचे तक राजू को देखा। फटे जूते, धूल से सने कपड़े और हाथ में एक मैला बोरा। ए लड़के, चलो भागो यहां से। यह कोई खेल का मैदान नहीं है, संतरी ने कड़क आवाज में कहा। नहीं साहब, मैं खेलने नहीं आया। मेरे पास कुछ है, फौज के काम की चीज है। प्लीज एक बार देख लो। राजू गिड़गिड़ाया। अरे क्या होगा तेरे पास? पुराना लोहा या कोई चोरी का सामान? हमें सब पता है तुम जैसे लोगों का। जासूसी करने आते हो और फिर खबर उधर पहुंचाते हो। भाग जा वरना डंडे पड़ेंगे।
राजू की आंखों में आंसू आ गए। साहब, मैं भारतीय हूं, मेरा बाप फौजी था, मैं देशद्रोही नहीं हूं। कसम से, मैंने एक मशीन बनाई है जो कोहरे में देख सकती है। मशीन? तू? हाँ हाँ हाँ। संतरी और उसके साथी जोर से हंसे। अरे वैज्ञानिकों से तो बनती नहीं, ये कबाड़ी वाला मशीन बनाएगा। चल निकल यहां से, दिमाग मत खराब कर। एक जवान ने उसे धक्का दे दिया। राजू जमीन पर गिर पड़ा। उसका बोरा खुल गया और उसकी मशीन धूल में गिर गई। राजू ने जल्दी से अपनी मशीन को उठाया और सीने से लगा लिया, जैसे कोई मां अपने बच्चे को बचाती है। उसे चोट अपने घुटने पर नहीं, अपने स्वाभिमान पर लगी थी। एक दिन आप ही लोग मुझे बुलाओगे, राजू ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन उसकी आवाज में वो दर्द था जो पत्थर को भी पिघला दे। वो धीरे धीरे वहां से उठा और वापस गांव की तरफ चल पड़ा। उसका सपना चकनाचूर हो गया था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि कुदरत ने उसके लिए आज की रात कुछ और ही लिखा था। एक ऐसी रात आने वाली थी जो रामगढ़ के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होने वाली थी। क्योंकि सरहद पार दुश्मन आज सिर्फ घुसपैठ नहीं, बल्कि एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा था। और भारत की सुरक्षा अब, चाहे अनचाहे, उसी पागल लड़के के हाथों में आने वाली थी जिसे अभी अभी धक्के मारकर निकाला गया था। राजू जब वापस घर लौट रहा था तो उसके पैर मन भर भारी हो गए थे। सूरज ढल रहा था और उसके साथ साथ राजू की उम्मीदें भी डूब रही थीं। जिस मशीन को बनाने के लिए उसने अपना खून पसीना एक कर दिया था, वो अब उसके हाथ में एक बेजान कचरे की तरह लटक रही थी। उसके कानों में अभी भी फौजियों की वो हंसी गूंज रही थी, कबाड़ी वाला मशीन बनाएगा। घर के बाहर पहुंचकर उसने अपनी मशीन को जमीन पर पटकना चाहा। वो चिल्लाया, सब झूठ है, मेहनत का कोई फल नहीं मिलता, गरीब की कोई नहीं सुनता। आवाज सुनकर दादी बाहर आईं। उन्होंने अपनी कांपती हुई उंगलियों से राजू का चेहरा टटोला। उसकी आंखों में आंसू थे। क्या हुआ मेरे बच्चे, तू तो शेर है, शेर कभी रोते हैं क्या? दादी ने पुचकारते हुए कहा। राजू सिसकते हुए बोला, दादी, उन्होंने मुझे भगा दिया। वो कहते हैं मैं पागल हूं। शायद वो सच कहते हैं, मैं एक कबाड़ी ही तो हूं। मैं क्यों चला था देश बचाने? दादी ने उसे सीने से लगा लिया। उन्होंने एक ऐसी बात कही जो किसी किताब में नहीं लिखी थी, लेकिन जो जीवन का सबसे बड़ा सच थी। बेटा, सोना जब खदान से निकलता है ना, तो वो पत्थर जैसा ही दिखता है। जौहरी उसे पहचानता है, लेकिन दुनिया उसे पत्थर समझकर ठोकर मारती है। जब वो आग में तपता है, तभी कुंदन बनता है। आज तुझे ठोकर मिली है, इसका मतलब तू अभी आग में तप रहा है। तेरा वक्त आएगा राजू, ऊपर वाला इम्तिहान उसी का लेता है जिसमें काबिलियत होती है। दादी की बातों ने राजू के आंसू पोंछ दिए। उसने मशीन तो नहीं तोड़ी, लेकिन उसे एक पुराने संदूक में बंद करके रख दिया। उसने कसम खाई कि अब वो कभी उस मशीन को हाथ नहीं लगाएगा। रात गहरी हो गई। गांव में सन्नाटा छा गया। सब सो गए, लेकिन सरहद जाग रही थी। और उस रात किस्मत भी जाग रही थी। घड़ी में रात के 2 बज रहे थे। कोहरा इतना घना था कि अगर कोई हाथ बढ़ाए तो उंगलियां भी न दिखें। तापमान 0 से नीचे जा चुका था। बॉर्डर पर तैनात हमारे जवान अपनी अपनी पोस्ट पर मुस्तैद थे, लेकिन वो कुदरत के आगे बेबस थे। थर्मल इमेजिंग रेडार, वो विदेशी मशीनें जिन पर करोड़ों रुपए खर्च हुए थे, घने कोहरे और पहाड़ों की वजह से ठीक से सिग्नल नहीं पकड़ पा रही थी। दुश्मन इसी मौके की फिराक में था। तारबंदी के उस पार काली वर्दी में 5 साए रेंगते हुए आगे बढ़ रहे थे। ये आम तस्कर नहीं थे। ये हथियारों से लैस प्रशिक्षित आतंकवादी थे, जिनका मकसद था चौकी नंबर 4 को उड़ाना। वो जानते थे कि आज रात भारतीय सेना की आंखें बंद हैं। वो धीरे धीरे, बिना कोई आवाज किए, तारबंदी काट रहे थे। कटर की हल्की सी आवाज भी हवा के शोर में दब गई थी। इधर राजू अपनी खाट पर लेटा करवटें बदल रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे बार बार लग रहा था जैसे कोई उसे बुला रहा है। उसके पिता का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ रहा था। अचानक उसे बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी। गांव के कुत्ते अजीब तरह से रो रहे थे। राजू का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे बेचैनी होने लगी। कुछ तो गलत है, उसने मन ही मन सोचा। न चाहते हुए भी उसके कदम उस संदूक की तरफ बढ़ गए। उसने संदूक खोला। मशीन वैसे ही रखी थी। बस एक आखिरी बार, उसने सोचा, बस एक बार देख लूं कि बाहर क्या हो रहा है। वो चुपके से मशीन लेकर छत पर चढ़ गया। कोहरा अभी भी जानलेवा था। उसने मशीन ऑन की। पंखे फिर से घूमे और मशीन हवा में तैरने लगी। राजू ने स्क्रीन पर नजर गड़ाई। पहले तो सब शांत था। कुछ जंगली जानवर यहां वहां दिख रहे थे। उसने ड्रोन को थोड़ा और ऊपर सरहद की तरफ भेजा। सिग्नल कमजोर हो रहा था। स्क्रीन झिलमिला रही थी। तभी उसने कुछ देखा। स्क्रीन पर 5 लाल धब्बे
रेड हीट सिग्नेचर्स दिखाई दिए। राजू ने आंखें रगड़ी। ये क्या है? जानवर? नहीं, जानवर दो पैरों पर नहीं चलते। जानवर एक कतार में फौजी अंदाज में रैंक कर नहीं चलते। राजू का खून जम गया। वो समझ गया ये घुसपैठिए थे और वो सीधा उसी पोस्ट की तरफ बढ़ रहे थे जहां कल उसे धक्के मारकर निकाला गया था। राजू के हाथ कांपने लगे। अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो अगले आधे घंटे में वहां तबाही मच जाएगी। वो जवान जो शायद अभी सो रहे होंगे या गश्त लगा रहे होंगे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि मौत उनके कितने करीब है। लेकिन फिर उसे याद आया, मैं वहां कैसे जाऊं? वो मुझे मार देंगे या जेल में डाल देंगे। डर ने उसके पैर जकड़ लिए। लेकिन फिर उसके कानों में दादी की आवाज गूंजी, तेरा वक्त आएगा राजू, और पिता की वो चिट्ठी, दुश्मन से ज्यादा खतरनाक वो अंधेरा है। राजू ने ड्रोन को वहीं हवा में छोड़ा होवर मोड में और नंगे पैर ही दौड़ पड़ा। वो कांटों पर दौड़ा, पत्थरों से टकराया, लेकिन रुका नहीं। उसकी सांस फूल रही थी, फेफड़े फट रहे थे, लेकिन वो दौड़ता रहा। आर्मी कैंप के पास पहुंचकर वो चिल्लाया नहीं। वो जानता था कि चिल्लाने से वो उसे गोली मार सकते हैं। वो सीधा गेट की तरफ भागा। संतरी ने उसे देख लिया। रुको, कौन है? वहीं रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। संतरी ने राइफल लोड की। राजू ने हाथ ऊपर किए, लेकिन वो रुका नहीं। वो गेट के पास आकर गिर पड़ा। साहब, साहब, हमला होने वाला है, वो लोग आ गए हैं। राजू हांफते हुए चिल्लाया। वही संतरी था जिसने सुबह उसे भगाया था। उसने पहचान लिया। अरे, तू फिर आ गया पागल। तुझे कहा था ना यहां मत आना। आज तुझे पुलिस के हवाले ही करना पड़ेगा। संतरी ने उसका कॉलर पकड़ा। नहीं साहब, मेरी बात सुनो। तारबंदी के पास 5 लोग हैं। वो पोस्ट नंबर 4 के नीचे हैं। मेरे ड्रोन ने देखा है। कसम से साहब, मेरे बाबूजी की कसम। राजू रोते हुए गिड़गिड़ाया। संतरी उसे घसीटते हुए अंदर ले जा रहा था। चुप कर, नाटक करता है। कोई नहीं है वहां। हमारे रडार पर कुछ नहीं है। शोर सुनकर अंदर से मेजर साहब बाहर आए। वही मेजर विक्रम सिंह राठौड़ जो सख्त अनुशासन के लिए जाने जाते थे। क्या शोर है? यह बच्चा कौन है? मेजर की आवाज में कड़कपन था। संतरी ने सलाम ठोका। सर, यह वही पागल लड़का है जो सुबह आया था। कह रहा है दुश्मन आ गए हैं। बकवास कर रहा है। राजू ने मेजर को देखा। उसकी आंखों में डर नहीं, एक अजीब सी आग थी। वो झटके से संतरी की पकड़ से छूटा और दौड़कर मेजर के पैरों में गिर गया। उसने अपनी कलाई पर बंधा वो टूटा फूटा स्मार्टफोन मेजर की तरफ बढ़ा दिया। सर, मुझे जेल में डाल देना, मुझे गोली मार देना, लेकिन एक बार, बस एक बार इस स्क्रीन पर देख लो। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो यही मार देना। मेजर विक्रम ने उस मैले कुचैले लड़के को देखा, फिर उस टूटे हुए फोन की स्क्रीन को देखा। स्क्रीन पर धुंधली सी तस्वीर थी। ड्रोन ऊपर से नीचे का नजारा दिखा रहा था। मेजर की नजरें स्क्रीन पर जम गईं। वहां 5 चमकदार आकृतियां हीट सिग्नेचर्स थीं। वो धीरे धीरे पोस्ट की दीवार के पास विस्फोटक लगा रहे थे। मेजर का चेहरा पसीने से भीग गया। ये जगह रडार के ब्लाइंड स्पॉट में थी। हे भगवान, मेजर के मुंह से निकला। वो तुरंत पलटे। अलर्ट, दुश्मन पोस्ट 4 के नीचे है। क्विक रिस्पांस टीम, मेरे साथ आओ। पूरे कैंप में सायरन गूंज उठा। जवानों ने अपनी राइफलें उठाईं और दौड़ पड़े। मेजर जीप में बैठते हुए रुके। उन्होंने राजू की तरफ देखा जो अभी भी जमीन पर बैठा था। लड़के, यह मशीन, इसे यहीं पकड़े रखना, हिलना मत, हमें बताते रहना वो कहां जा रहे हैं। राजू ने आंसुओं के बीच मुस्कुराकर सिर हिलाया। उसने स्क्रीन पर उंगलियां फिराईं। सर, वो दाएं तरफ मुड़ रहे हैं। 2 लोग पीछे कवर दे रहे हैं। राजू चिल्लाया। मेजर ने वायरलेस पर अपने जवानों को निर्देश दिया। टीम अल्फा, दाएं तरफ से घेरो, टारगेट 50 मीटर दूर है। फायर तभी करना जब कंफर्म हो जाए। गोलियों की आवाज से रात का सन्नाटा टूट गया। धायम, धायम, राजू अपनी स्क्रीन पर देख रहा था, जैसे कोई वीडियो गेम चल रहा हो, लेकिन यह असली था। सर, एक आदमी झाड़ियों में छुप गया है, आपके बाएं तरफ। राजू फोन में देखकर चिल्ला रहा था और पास खड़ा एक जवान वॉकी टॉकी पर मेजर को बता रहा था। उस रात उस कबाड़ी के बनाए खिलौने ने भारतीय सेना को वो आंखें दे दी थीं जिसके आगे कोहरा भी हार गया था। लड़ाई करीब 20 मिनट चली, फिर सब शांत हो गया। वायरलेस पर मेजर की आवाज आई, टारगेट न्यूट्रलाइज्ड, 5 ढेर, हमारी तरफ कोई नुकसान नहीं, जय हिंद। कैंप में मौजूद जवानों ने राहत की सांस ली। सबने एक दूसरे को देखा, फिर सबकी नजरें उस छोटे से दुबले पतले लड़के पर गईं जो अभी भी कोहरे में भीगता हुआ हाथ में वो टूटा फोन पकड़े कांप रहा था। मेजर की जीप वापस आई। मेजर नीचे उतरे। उनके वर्दी पर धूल थी, लेकिन चेहरे पर एक अलग ही सुकून था।
वो सीधे राजू के पास गए। पूरा कैंप देख रहा था। जिस लड़के को उन्होंने सुबह धक्के मारकर निकाला था, आज मेजर साहब उसके सामने खड़े थे। राजू डर के मारे खड़ा हो गया। उसने सोचा शायद अब उसे डांट पड़ेगी कि उसने मिलिट्री एरिया में ड्रोन क्यों उड़ाया। सर वो मैंने बस, राजू हकलाया। मेजर ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने धीरे से झुककर राजू के हाथ से वो फोन लिया। फिर उस अजीब सी मशीन को देखा जो पास ही पड़ी थी, टेप और प्लास्टिक से जुड़ी हुई। फिर मेजर ने वो किया जो वहां मौजूद किसी जवान ने कभी नहीं देखा था। मेजर ने अपनी कैप उतारी और उस 15 साल के कबाड़ी के सामने एक कड़क सैल्यूट मारा। आज तुमने मेरी पूरी पलटन को बचा लिया बेटे। मेजर की आवाज भारी हो गई थी। यह मशीन नहीं, यह भारत का कवच है। राजू की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। आज उसे अपना पिता याद आ रहा था। आज उसे लगा कि उसके फटे कपड़ों पर लगा हर एक पैबंद किसी मेडल से कम नहीं है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अगली सुबह जो होने वाला था वो राजू की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। उस रात के बाद रामगढ़ गांव में सुबह तो हुई, लेकिन वो कोई साधारण सुबह नहीं थी। सूरज निकलने के साथ ही गांव की कच्ची सड़क पर धूल का गुबार उड़ने लगा। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 बड़ी बड़ी आर्मी की गाड़ियां, ट्रक्स एंड जीप सायरन बजाती हुई गांव में दाखिल हुई। गांव वाले डर गए। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। औरतें घूंघट की ओर से झांकने लगी। चाय की दुकान पर चर्चा शुरू हो गई। अरे भाई, क्या हो गया? इतनी फौज क्यों आई है? किसी ने कहा, जरूर उस पागल राजू ने कुछ कांड किया होगा। कल देखा नहीं था, बोरा लेकर कैंप की तरफ गया था। जरूर पकड़ा गया होगा। अब पुलिस और फौज उसे लेने आई है। हाँ, मैंने तो पहले ही कहा था, यह लड़का गांव की नाक कटवाएगा। अब देखना, बुढ़िया और पोते दोनों को जेल होगी। गाड़ियां सीधे राजू की टूटी हुई झोपड़ी के सामने जाकर रुकी। धूल के बैठने का इंतजार किए बिना गाड़ियों से हथियार बंद जवान नीचे उतरे। उनके बीच से एक बड़ी रौबदार शख्सियत बाहर आई। ये मेजर विक्रम नहीं थे, ये उनसे भी बड़े अफसर थे। ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह, उनके साथ मेजर विक्रम और पूरी यूनिट थी। गांव वाले सहम गए। सरपंच और गांव के बड़े बुजुर्ग हाथ जोड़ते हुए आगे आए। सरपंच कांपते हुए बोला, साहब, हमसे कोई गलती हो गई क्या? अगर उस राजू ने कुछ किया है तो आप उसे ले जाओ, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। ब्रिगेडियर ने अपना काला चश्मा उतारा और सरपंच को एक ऐसी नजर से देखा कि उनकी बोलती बंद हो गई। राजू कहाँ है? ब्रिगेडियर की आवाज में बादल जैसी गरज थी। तभी झोपड़ी का दीमक लगा हुआ लकड़ी का दरवाजा खुला। राजू बाहर आया। उसने वही पुराने फटे हुए कपड़े पहन रखे थे। उसके पीछे पीछे उसकी दादी लाठी टेकती हुई आ रही थी। दादी के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। शोर सुनकर वो घबरा गई थी। कौन है? कौन आया है? दादी ने कांपती आवाज में पूछा। राजू ने दादी का हाथ कसकर पकड़ लिया। दादी, फौजी साहब आए हैं। दादी आगे बढ़ी और हाथ जोड़कर बोली, सरकार, मेरे पोते को मत ले जाओ। ये नादान है। अगर इसने कोई गलती की है तो मुझे सजा दे दो। यह तो अनाथ है साहब। दादी की बात सुनकर वहां सन्नाटा छा गया। गांव वाले सोच रहे थे कि अब राजू को हथकड़ी लगेगी, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह, जिनकी वर्दी पर मेडल चमक रहे थे, वो धीरे से आगे बढ़े। उन्होंने अपने हाथों से दादी के जुड़े हुए हाथों को थाम लिया और फिर वो वहां की धूल भरी जमीन पर उस बूढ़ी अम्मा के पैरों में झुक गए। उन्होंने दादी के चरण स्पर्श किए। गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। एक बड़ा फौजी अफसर एक गरीब बुढ़िया के पैर छू रहा था। ब्रिगेडियर खड़े हुए और अपनी भारी आवाज में बोले, माताजी, हम राजू को सजा देने नहीं आए। हम तो उस कोहिनूर को नमन करने आए हैं जिसे आपने इस झोपड़ी में छुपा रखा है। फिर ब्रिगेडियर गांव वालों की तरफ पलटे। उनकी आंखों में गुस्सा था। तुम लोग इसे पागल कहते हो, कबाड़ी कहते हो। अरे शर्म करो। कल रात जब तुम सब अपने घरों में चादर ओढ़कर चैन की नींद सो रहे थे, तब इसी पागल लड़के ने अपनी जान पर खेलकर सैकड़ों फौजियों की जान बचाई है। अगर कल राजू और इसकी मशीन नहीं होती तो आज सरहद पर मातम होता और शायद तुम्हारे गांव पर भी बम गिर रहे होते। गांव वालों के सिर शर्म से झुक गए। कल तक जो लोग राजू पर हंसते थे, आज वो उससे नजरें नहीं मिला पा रहे थे। ब्रिगेडियर ने इशारा किया। एक जवान मखमली थाली लेकर आगे आया। उसमें एक चमकता हुआ मेडल और एक लिफाफा रखा था। ब्रिगेडियर ने राजू को पास बुलाया। राजू झिझकते हुए आगे बढ़ा। ब्रिगेडियर ने खुद राजू के फटे हुए कुर्ते पर वो मेडल लगाया। बेटा राजू, भारतीय सेना को तुम पर नाज है। तुम्हारी बनाई मशीन को हमारे वैज्ञानिकों ने देखा है। उन्होंने कहा है कि एक 15 साल के बच्चे ने वो सोच लिया जो बड़े बड़े इंजीनियर नहीं सोच पाए। यह हुनर भगवान की देन है।
फिर ब्रिगेडियर दादी के पास गए। माता जी, आपका बेटा विक्रम सिंह देश के लिए शहीद हुआ था। आज आपके पोते ने साबित कर दिया कि शेर का बेटा शेर ही होता है। फौज की तरफ से यह सम्मान राशि और राजू की आगे की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं। अब यह कबाड़ी नहीं, यह आने वाला वैज्ञानिक है। दादी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उनके कानों ने जो सुना उस पर उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने कांपते हाथों से हवा में टटोला। कहाँ है मेरा राजू? मेजर विक्रम ने राजू को दादी के पास किया। दादी ने टटोलते हुए राजू के सीने पर लगे उस ठंडे धातु के मेडल को छुआ। उस मेडल को छूते ही दादी फूट फूट कर रो पड़ी। मेरा विक्रम वापस आ गया, आज मेरा विक्रम वापस आ गया। दादी के आंसुओं ने वहां मौजूद सख्त दिल फौजियों की आंखें भी नम कर दीं। राजू दादी के गले लगकर रोने लगा। यह दुख के आंसू नहीं थे, ये उस तपस्या के सफल होने के आंसू थे जो उसने इतने सालों तक अकेले झेली थी। मेजर विक्रम ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, याद रखना गांव वालों, हुनर किसी महल का मोहताज नहीं होता और देशभक्ति के लिए वर्दी की जरूरत नहीं होती, बस दिल में जज्बा होना चाहिए। आज से इस लड़के की इज्जत करना सीखो। जैसे ही फौजियों ने भारत माता की जय का नारा लगाया, पूरा गांव गूंज उठा। राजू भैया जिंदाबाद, भारत माता की जय। जो बच्चे उसे चिढ़ाते थे अब वो उसे घेर कर खड़े थे और उसकी मशीन को हैरानी से देख रहे थे। कहानी का अंत कुछ वर्षों बाद का है। अखबार के पहले पन्ने पर एक फोटो छपी है। एक नौजवान वैज्ञानिक भारत के रक्षा मंत्री के साथ खड़ा है। उसने एक नया सर्विलांस सिस्टम बनाया है जो दुनिया में सबसे बेहतरीन है। उस नौजवान का नाम है राजवीर सिंह, राजू। लेकिन आज भी जब वो गांव जाता है तो अपनी बड़ी गाड़ी छोड़कर पैदल ही उस पुरानी झोपड़ी की तरफ जाता है जहां अब पक्का मकान बन गया है। वो अपनी दादी की तस्वीर के आगे अपना सिर झुकाता है और अपनी पुरानी टेप लगी हुई मशीन को साफ करता है, क्योंकि वो जानता है कि असली उड़ान हवाई जहाजों से नहीं, हौसलों से होती है। दोस्तों, राजू की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे दुनिया आप पर हंसे, चाहे हालात कितने भी बुरे हों, अपने सपने को मत छोड़ना। क्या पता आपकी एक छोटी सी कोशिश कल किसी बड़े बदलाव की वजह बन जाए। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है और आप भी राजू जैसे वीरों को सलाम करते हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। वंदे मातरम।